नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में, जिसने अभी चारों तरफ हाहाकार मचा के रखा है और काफी पेशेंट हमें सर्दी खांसी बुखार के देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं ये कोरोना ही तो वापस नहीं आ गया। यहाँ पे जहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है हमारे शहर में, वहां पे भी नए 5 केसेस कोरोना के देखने को मिले हैं। तो ऐसे में लोगों का कंफ्यूज होना कि ये अब इन्फ्लुएंजा है या कोरोना है, काफी लाजमी है। तो चलिए जानेंगे इसके बारे में थोड़े से शॉर्ट में, और जानेंगे क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और बचाव के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और यहाँ पे कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हम दे सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, कोविड से हम बड़ी मुश्किल से उभरे थे और अभी इस साल कोविड आने वाला था, आएगा ऐसा चालू था दिसंबर के करीब। लेकिन जनवरी फरवरी में इसकी आहट होने के बावजूद भी कोई खास हलचल हमें देखने को नहीं मिली और इतने कोई खास केसेस हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन अभी जैसे ही मौसम ने करवट बदली है, वैसे ही सर्दी खांसी बुखार के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और ऐसे में एक नई ही बीमारी का पता हमें चल रहा है कि ये इन्फ्लुएंजा वायरस है और H3N2 वेरिएंट इसका माना जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादातर केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी पुष्टि भी हो गई है और ये भी पता चल गया है कि इसकी वजह से मौतें हो रही है। 6 कंफर्म डेथ हमें H3N2 की वजह से देखने को मिल रहा है। अब डेथ का से 6 का ये आंकड़ा जो है, ये बहुत ही बेसिक मिनिमम है, ये सरकारी आंकड़ा है। हमें पता है कि हम कितनी टेस्ट कराते हैं, कितने ही लोग जा रहे हैं और टेस्ट करा रहे हैं। स्वाइन फ्लू है, कोविड है, क्या है, ये टेस्ट कराने के लिए भी लोग नहीं जा रहे हैं, घर पे ही ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत ज्यादा सीवियर होने के बाद ही लोग खुद का टेस्ट कराने को जाते हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा जो है, ये बहुत ही भ्रामक हो सकता है। एक्चुअल आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये है क्या एक्चुअली, H3N2 है क्या? ये अब स्वाइन फ्लू का ही एक प्रकार है। इन्फ्लुएंजा वायरस हमें हर सीजनल चेंज के अंदर देखने को मिलता था 2011-2012 से। इसका पहला आउटब्रेक 2009 के आसपास देखने को मिला था। तब भी H1N1 स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा फैला था। ये उसका ही सब वेरिएंट है, टाइप ए का सब वेरिएंट है, जिसको H3N2 कह के नाम हमने दिया है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 वेरिएंट्स हमें देखने को मिलते हैं, A, B, C और D। ए और बी जो है ये सीजनल वायरस होते हैं, सीजन चेंज होने के बाद में हमें देखने को मिलते हैं। सी के इतने ज्यादा केसेस देखने को नहीं मिलते हैं और बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स भी नहीं होते। जबकि डी वेरिएंट जो होता है वो सिर्फ मवेशियों में पाया जाता है, हमारे अंदर इसका कोई खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ए और बी ही वायरस देखने को मिलता है। उसमें भी ए का सब टाइप है H3N2। H1N1 भी ए का ही सब टाइप था, जिसका इसके पहले हमें ज्यादा प्रकोप देखने को मिला था। लेकिन इस बार H3N2 का प्रकोप हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अब ये कोविड है या H3N2 है, ये डिसाइड कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मोटा मोटी हम जान सकते हैं, क्योंकि इस बार जो इन्फ्लुएंजा हो रहा है उसमें खांसी जो है वो बहुत जल्दी जा नहीं रही है। 3 हफ्ते 4 हफ्तों तक की खांसी रह रही है। बुखार तो जल्दी उतर जाता है, लेकिन खांसी बहुत जल्दी ठीक नहीं होती है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये भी सांस की नली के ऊपर ही अटैक करता है। सांस की नली के अंदर ही हमें देखने को मिलता है, साथ ही साथ गले के अंदर हमें खराश देखने को मिलता है। कोविड में भी लगभग ऐसे ही सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक कोविड की तरह ही ये जो वायरस है, ये भी हमें जो रोगी है उसके संपर्क में आने से, उनसे हाथ मिलाने से, और यदि वो रोगी छींक देता है तो छींकने से बहुत तेजी से फैलता हुआ देखने को मिलता है। तो दोनों के अंदर हमें बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो है H3N2, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो काफी लंबे समय तक चलता है। खांसी खासकर नहीं जल्दी बैठती है। और अस्थमा और फेफड़े के मरीजों के लिए तो ये जो बीमारी है, ये बहुत ज्यादा घातक मानी जा रही है। ऐसे में जब इससे कंफर्म डेथ्स की पुष्टि हो चुकी है, ऐसे में अब इससे कौन से एज ग्रुप को ज्यादा खतरा है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से लोग हैं जिनके अंदर हमें ज्यादा डेथ्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। अभी भी हॉस्पिटल्स के अंदर सारी वार्ड, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का एक सेपरेट वार्ड है। हर आप जनरल हॉस्पिटल में जाएंगे आपके शहर के तो देखने को मिलेगा, वो फुल देखने को मिल रहे हैं। रीजन H3N2 वायरस को ही माना जा रहा है। कोविड के भी केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोविड के उतने ज्यादा सिम्टम्स सीवियर देखने को नहीं मिल रहे हैं।
अब खासकर हमें ख्याल रखना है बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर और बुजुर्गों के अंदर, खासकर प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल देने की जरूरत है, क्योंकि यही वो एज ग्रुप होता है जहाँ पे इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक होती है और ये संक्रमण होने के चांसेस हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। इसका संक्रमण जो है वो रहता है 5-7 दिन के लिए, बुखार वगैरह 5-7 दिन के अंदर चल जाता है। खांसी और गले के अंदर दर्द हमें खासकर देखने को मिलता है, लेकिन अगर सीवियर केस रही तो नाक बहना, मितली आना, उल्टी, तेज बुखार, दस्त जैसे लक्षण भी हमें देखने को मिलता है। और 5 से कम उम्र के यदि बच्चे और उनको यदि एडिनो वायरस उनके अंदर अटैक कर लेता है तो वो उनके लिए ज्यादा घातक साबित होता है। चाहे एडिनो वायरस हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वायरस हो या चाहे कोविड वायरस हो, तीनों ही केसेस में हमें को वायरल इन्फेक्शन से बचना है। अब ये तीनों ही केसेस वायरस की वजह से हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि एंटीबायोटिक का इसमें कोई खास रोल हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-4 दिन तक के यदि बुखार नहीं जाता है तो एंटीबायोटिक का कोर्स हम शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस स्ट्रेन हमें बैक्टीरिया के डेवलप होते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए हमारी जो स्वास्थ्य संगठन वगैरह है, इन्होंने इशारा दिया है कि अनवारंटेड यूज हमें एंटीबायोटिक्स का नहीं करना है, एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से हमें बचना है। देखा यह गया है कि ये जो वायरस है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज्यादा अफेक्ट करता है, हमारे श्वास तंत्र पे और हमारे पचन तंत्र पे इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है। बुखार, सर्दी, खांसी के साथ में पेशेंट की भूख भी मर जाती है, ये लक्षण हमें खासकर देखने को मिलता है। अब ये सभी लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं, डिफरेंशिएट करना काफी डिफिकल्ट है। और अब इससे बचने के लिए क्या करना है, तो जो चीज हम कोविड से बचने के लिए कर रहे थे वही चीजें हमें करना है। मास्क पहनना है, डिस्टेंस को, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, हाथ अच्छे साबुन से धोना है, साबुन से, पानी से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। तो ये सभी चीजें करना है। खासकर ऐसे व्यक्तियों को जो ऑलरेडी सिम्टम दिखा रहे हो, जिन्हें फ्लू हो, सर्दी खांसी हो, उन्हें तो खुद को मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो आगे लोगों को ना फैलाए ये बीमारी, ये संक्रमण। और साथ ही साथ लोगों को ध्यान रखना है कि ठंडा पानी उन्हें नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, साथ ही साथ तला हुआ खाना भी अवॉइड करना है। ये सभी चीजें करना है, क्योंकि अब जैसे ही गर्मी शुरू हुई है, थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ है, वैसे ही फ्रिज का पानी पीना शुरू कर देते हैं, खासकर बच्चे। तो इन लोगों के ऊपर हमें खास ख्याल देना है। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो इस पे काम करती है। तो H1N1 के वक्त जो स्टडी हुई थी 2011 के आसपास, तब हमने पाया था कि आर्सेनिकम एल्बम ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाई गई थी। लेकिन 2013-14 के आसपास H3N2 के ऊपर भी एक रिसर्च हुआ था, उसमें इन्फ्लुएंजिनम नाम की होम्योपैथिक दवाई को काफी अच्छी तरह से पाया गया था। तो अब मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि यदि इन्फ्लुएंजा का आपको लगता है केस है और खांसी जल्दी नहीं बैठ रही है, तो इन्फ्लुएंजिनम 1 mg के 2 डोज शुरुआत में दीजिए और फॉलोअप में आर्सेनिक 30 2-2 बूंद सुबह शाम कंटिन्यूसली पेशेंट को दीजिए। 5-7 दिन तक के यदि देते हैं तो काफी हद तक हमें आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सजेशन था। इसके अलावा आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, पानी जो है, फ्लूइड डाइट प्रॉपर लेना है, रेस्ट लेना है। ये सभी चीजें को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये चीजों को जरूर ध्यान में रखना है। और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लीजिएगा और खुद को आइसोलेट कीजिए यदि इन्फ्लुएंजा है तो, ताकि ज्यादा लोगों तक ये बीमारी ना फैले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन से ही नया कंटेंट डालने का मुझे हौसला मिलता है। मिलते हैं, बाय।